जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो क्लास 9th मैथ्स NCERT को जो शुरू किया है, उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.4। आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन और हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसे समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल देंगे, या आप चैनल पर विजिट करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना क्या है हमारे सामने, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि ये कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन में हमने सीख रखा है ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मैं आपको ऐसे कई सारे नियम होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं जो आपने अक्सर पढ़े होंगे कि रेशनल में इरेशनल ऐड होता है, इरेशनल आता है, इरेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल आता है। इस तरह के तमाम सारे नियम आपने देखे होंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि इन रूल्स को आपको बताना ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि इन रूल्स को ये जो याद करने का एक जो बर्डन हमारे सिर पर आ जाता है, उसी से हमें ये थोड़े से टफ लगने लगते हैं, या कई बार रूल्स को भूलने पर भी हम क्वेश्चंस को गलत करने की संभावना रहती है। मैं इन रूल्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि ना बताऊं। अगर एक किसी क्वेश्चन में या किसी रेयर क्वेश्चन में हमें ज़रूरत उसकी पड़ेगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। बिना रूल्स के ही देखिए, वैसे इसकी ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर पड़ने वाली है रूल्स की। किसी एक क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली होगी तो वहाँ पर मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा। फिलहाल में मानकर चलिए कि रूल्स का कोई मतलब नहीं है, रूल का कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल इतना देखना है कि अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ, अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ तो वो हमारा रेशनल होगा, अदरवाइज क्या होगा, इरेशनल होगा। यही तो पूछ रखा है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अरे वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने शिवम सर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी है या नहीं देखी। वो आपसे केवल क्या चेक करना चाह रहे हैं कि आपने शिवम सर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी है या नहीं देखी। अब देखिए, क्या हमने वहाँ पे सीख रखा है कि रूट का ऐसा नंबर, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जो रूट से बाहर ना निकल पाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रूट से बाहर निकल ही आएगा, हम जानते हैं। मतलब कि अगर ये रूट 5 है, अगर रूट 5 की जगह रूट 4 होता तो ये बाहर निकल आता ना, रूट 9 होता तो निकल आता। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, इट इज़ इरेशनल नंबर। ये जो मैं पूरी लाइन लिख रहा हूँ ना, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, इसके बाद वहाँ की क्वेश्चन में केवल इरेशनल और रेशनल से काम चलाऊंगा और प्रयास करूंगा केवल आई और आर से काम चलाऊं, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर भी मेरे कई सारी बहनों को लग सकता है, भाइयों को लग सकता है कि ये जो रूट 23 है, ये जो रूट 23 है, तो ये 23 भी तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर बाहर नहीं निकलेगा, सर इसे भी इरेशनल बोलो, सर इसे भी इरेशनल बोलो। मैं बोलूँगा नहीं, ना मुन्ना ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले जितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा होगा उतना क्वेश्चन तो सॉल्व हम करेंगे, तो हम इसे कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं की कोशिश? क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहा था। क्या लिखा हुआ है, 3 + √23। और इधर अच्छा इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो भी ये क्या रहेगा, -20 √23। आप इस √23 को आप तो एप्पल मानिए, क्या मानेंगे, एप्पल। अच्छा ये एक एप्पल है माइनस का। अच्छा इसके आगे कुछ नहीं होता ना तो 1 माना जाता है, कुछ नहीं होता तो क्या माना जाता है, 1। और अगर कुछ होता है तो फिर वही माना जाता है जो कि होता है, फिर तो वही माना जाता है जो कि होता है। क्या लिखा हुआ है, 3 + √23 -√23। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1√23 का है प्लस का, 1√23 का है प्लस का, और 1√23 काय का, माइनस का। तो आप ऐसे समझिए, एक एप्पल, इस √23 को मैंने मान लिया एप्पल, तो ये एक एप्पल है हमारा प्लस का, मतलब घर पे रखा है, प्लस का मतलब घर पे रखा है। और एक एप्पल है हमारे पास उधार ले रखा है हमने किसी से, तो एक एप्पल घर पर है, एक किसी से उधार ले रखा था, घर का उठा के उसे लौटा देंगे, बचेगा क्या, 0। मतलब प्लस √23 से माइनस का √23 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। अच्छा 3 के नीचे तो 1 लगा सकते हैं, 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसे तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
और हमने सीख रखा है इंट्रोडक्शन में 3 तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो क्या लिख लेंगे आप, क्या लिख लेंगे आप, इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। बोलो हाँ या ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसे देखिए, इसे थोड़ा सा फास्ट बताऊं कि हम जानते हैं 2 और रूट 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है, कोई साइन नहीं है मतलब इनटू है, और इनटू का साइन होता है अपॉन में होता है तो कट जाता है। क्या रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी अगर ये लग रहा है कि 7 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 7 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसका मतलब आप इसे क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले इसे देखना है क्या ये सॉल्व हो पा रहा है, क्या ये सॉल्व हो पा रहा है। तो ये सॉल्व हो रहा था, वो होने के बाद क्या बचा है, 2/7, होने के बाद क्या बचा है, 2/7। तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 2/7। तो P/Q की फॉर्म में कोई रूट दिख रहा है क्या आपको, अरे P/Q की फॉर्म में दिमाग नहीं लगाओ, केवल P/Q की फॉर्म से काम नहीं चलेगा। P और Q दोनों की जगह हमारे रूट वाले नंबर नहीं बचने चाहिए, रूट वाले नंबर नहीं बचने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। रूट वाला नंबर नहीं बचना चाहिए। अगर रूट 4 हो लेकिन वो सॉल्व हो पा रहा है तो हमारा वो क्या होगा, तो हमारा रेशनल ही हो जाएगा। कहने का मतलब रूट से बाहर निकल पा रहा है क्या, यदि निकल पा रहा है तो रेशनल है, नहीं निकल पा रहा है तो हमारा क्या है, इरेशनल है। तो ये भी हमें समझ में आ गया है, ये शॉर्ट में लिख दिया, इसे आप कंप्लीट आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताऊं ना, इसका सॉल्यूशन मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, आंसर हमारा क्या पाएगा, आंसर हमारा इरेशनल ही आएगा। मैं आपको बता दूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या करा रहा हूँ वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका कारण है इस क्वेश्चन को मैं आपको याद दिलाऊंगा, उस समय समझाऊंगा। रूट 2 करेंगे तो ये। अब अच्छा एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, मैंने समझाया ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है, समझाया ही नहीं। क्यों नहीं समझाया, क्योंकि इस टॉपिक को इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से वैसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उस समय जब एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन का याद दिलाऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन को मैंने जब नहीं समझाया था लेकिन अब समझा रहा हूं, तो आपको ये जो स्टेप मैंने की है वो तो समझ में आ जाएगी। तो ये किस तरीके से मैंने किया उसे समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में। लेकिन इतना सॉल्यूशन तो हो गया, ये मेरी मान लो अभी आप फिलहाल में आप ये मान लो कि इतना सॉल्यूशन इसका हो गया है। क्या ये सॉल्यूशन होने के बाद रूट से पूरी तरह से निकल गया है क्या ये सॉल्व होने के बाद पूरी तरह से रूट से निकल गया है क्या, नहीं निकला तो क्या है, इरेशनल है। नहीं निकला तो क्या है, इरेशनल है। इरेशनल अकेला लिख दिया, पूरा लिख लेना आप, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। अब देखिए 2 पाई, क्या हमने ये देख रखा है, देख रखा है कि पाई की एग्जैक्ट, अच्छा आपने अगर ये पढ़ रखा है तो अगर आपको ये लग सकता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, पाई की वैल्यु 22/7 होती है। और 22/7 तो क्या होता है, 22/7 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 22/7 तो एक हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा, मतलब ये रेशनल है, मतलब ये क्या है, रेशनल है। और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि ये भी तो इसी की वैल्यू है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा भाई कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, मतलब लगभग वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट क्या होती है, तो एग्जैक्ट तो मैं तो क्या किसी मैथमेटिशियन को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या। मैं आपको बताऊं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए सुपर कंप्यूटर ने पॉइंट के बाद जैसे 3 पॉइंट यहाँ पर ट्रिलियंस में पीछे नंबर निकाल दिए हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए 22/7 को मान लिया है, लेकिन हमें ये तो समझ में आ गया कि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई 22/7 तो हमारा क्या है, रेशनल है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है P/Q की फॉर्म में। लेकिन पाई हमारा इरेशनल नंबर है, पाई हमारा क्या है, इरेशनल है। क्यों है इरेशनल, क्योंकि आप बताओ, क्या हमने इंट्रोडक्शन में सीख रखा है कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर ना रुके, ट्रिलियंस में चला गया तो नंबर रुका होगा क्या, ट्रिलियंस में नंबर चला गया सुपर कंप्यूटर के द्वारा तो क्या रुका होगा क्या, बिल्कुल नहीं रुका होगा। इसका मतलब नहीं रुका है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास याद करो, नहीं रुका है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उसने रिपीट भी नहीं किया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का होता है तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, पढ़ रखा है, मतलब पॉइंट के बाद रुका भी नहीं है, रिपीट भी नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब पाई इरेशनल है, इसका मतलब क्या है, पाई इरेशनल है।
तो ये इरेशनल है और 2 तो रेशनल है, तो इरेशनल का रेशनल में इंटू होता है। मैंने बोला था कि एक किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी उन रूल्स की, तो आप देख लीजिए कि इरेशनल का इंटू रेशनल से करते हैं, इरेशनल का इंटू रेशनल से करते हैं तो आंसर इरेशनल आता है, ऐसे समझ लीजिए। ये समझिए कि इन दोनों में एक इरेशनल है तो इसका इंटू होगा तो ये इरेशनल ही रहेगा। आप सीधा लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। पूरा लिख पाएंगे, लाइन पहले आपको लिखा दी है, लाइन पहले आपको पूरा लिखा दी है, और पहले रीज़न भी दे सकते हैं कि सिंस, पूरी लाइन में बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा पोस्ट करके, सिंस पाई इज एन इरेशनल नंबर सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, या केवल इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझाने से पहले देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी जब भी दो ब्रैकेट आएंगे और इनके बीच में कोई साइन नहीं होगा, जब भी 2 ब्रैकेट आएंगे और उनके बीच में कोई साइन नहीं होगा तो क्या माना जाएगा, इंटू। क्या माना जाएगा, इंटू माना जाएगा। इतनी बात ठीक है। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू होने का मतलब क्या है कि 3 का इंटू भी इससे होगा और 3 का इंटू इससे भी होगा, और इस √3 का भी इंटू इससे होगा और √2 का इंटू भी इससे होगा, तभी तो सभी का इंटू माना जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ इस 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से होना है, इस पूरे ब्रैकेट से होना है तो बिल्कुल होना है। मुझे बताओ कि 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से होने लगा, बिल्कुल होने लगा। क्यों? क्योंकि 3 और इस ब्रैकेट के बीच में, 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू है। कोई साइन नहीं है मतलब क्या है, इंटू है। ये तो केवल 3 का हुआ है इस पूरे ब्रैकेट से, लेकिन इस √3 का भी तो करना है, तभी तो इन दोनों का इंटू माना जाएगा। इन दोनों √3 का भी इंटू इस पूरे से करेंगे तभी तो इस पूरे ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई माना जाएगा। इसका मतलब √3 के सामने भी हमें क्या लिखना होगा, ये पूरा ब्रैकेट लिखना होगा। बोलो हाँ या ना, पूरा ब्रैकेट लिखना होगा। अब तो इंटू करना है जस्ट। ये ब्रैकेट ओपन कब होगा, जब 3 का इंटू इससे भी कर देंगे, इससे भी कर देंगे। 3 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6, क्या आएगा 6, और 3 का √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2, क्या हो जाएगा 3√2, प्लस √3 का 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3, और 3 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 और रूट का रूट आएगा, और इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, आप सभी समझदार हैं, पहले से आता होगा, लेकिन 1 मिनट इस बात के लिए खर्च करिए, क्योंकि देखिए हम कभी भी इस क्लास को इस तरह से नहीं लेंगे। कोई भी क्लास हो, हमारी 10th की हमारे चैनल पर क्लास हो, 9th की क्लास हो, हम इस बात के साथ नहीं जाएंगे कि हम वीडियो को लंबा ना बन जाए तो बच्चे देखेंगे नहीं, व्यूज़ कम आएंगे। हम इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं, हमने ऑफलाइन क्लास में जो ऑब्जर्व कर रखा है कि एक क्वेश्चन अगर 5 मिनट लेने वाला है तो वो हम यहाँ पर 6 मिनट ही देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आखिरी बच्चा भी जो क्लास में बैठा हो उसे भी समझ में आना चाहिए। तो हम कभी भी इस बात की ओर नहीं जाएंगे कि बहुत भागेंगे, बहुत जल्दी जाएंगे तो हमारी वीडियो पर टाइम कम रहे। नहीं, हम बिल्कुल मन के साथ पढ़ाएंगे और इस भावना के साथ पढ़ाएंगे, आखिरी बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। तो हम बिल्कुल भी भागेंगे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन सभी को साथ में लेकर चलेंगे। देखिए आप बस केवल इतना समझिए, कभी भी जैसे √3 का बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। √3 का √3 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 3। क्यों? रूट वाले सेम नंबर आपको आता होगा। जिन्हें आता है तो 2 मिनट आप वेस्ट कीजिए, 2 मिनट वेस्ट कीजिए। देखिए √3 का √3 से इंटू करेंगे तो रूट से रूट हट जाता है, केवल आंसर आएगा 3। ऐसा ही होता है। √5 का इंटू अगर आप केवल √5 से करेंगे, मतलब रूट वाले से इंटू करेंगे, लेकिन नंबर सेम होगा तो उसका रूट हट जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक हमारा रूट वाला नंबर है और एक हमारा बिना रूट वाला नंबर है, तो होगा क्या, दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन बिना रूट वाला पहले लिखा जाता है, फिर रूट वाला लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आएगी कि 2 भी आ गया, √3 भी आ गया। एक हमारा जैसे 5 है और एक हमारा √6 है, तो आएंगे तो दोनों, लेकिन बिना रूट वाला आगे आता है। देखिए यहाँ भले आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, लेकिन बिना रूट वाला यहाँ पे कहाँ लिखा जाएगा, आगे, फिर लिखा जाएगा रूट वाला पीछे। इतनी बात ठीक है क्या? इतनी बात ठीक है क्या? आएंगे तो दोनों ही, आएंगे तो दोनों ही, इतनी बात ठीक है। लेकिन रूट वाला ही ये हो और रूट वाला ही हमारा ये हो तो आंसर क्या आएगा, तो देखिए रूट वाला ही नंबर यहाँ हो, रूट वाला ही यहाँ हो, लेकिन नंबर अलग अलग हो, तो 2 6 या 12 हो तो दोनों का इंटू जाएगा, लेकिन दोनों ही आएंगे काय में, रूट में। दोनों ही काय में आएंगे, रूट में। जैसे √3 हो और यहाँ √2 हो
तो यहाँ क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया, रूट वाले ही दोनों नंबर हों लेकिन सेम हो तो रूट हट जाता है, रूट वाला नंबर हो एक बिना रूट वाला नंबर हो तो बिना रूट वाला आगे आ जाता है, रूट वाला पीछे आ जाता है, बिना रूट वाला आगे आ जाता है, रूट वाला पीछे जाता है, और नंबर ऐसे ही लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 6 30 लिख दें, ऐसा नहीं होता है, 3 2 6 लिख दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोनों ही रूट के हैं, दोनों ही रूट वाले नंबर हैं और नंबर अलग अलग है, नंबर सेम नहीं है, तो दोनों का इंटू होता है, और 2 6 12 और रूट का रूट रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और बहुत से मेरे भाई बहनों को पहले से आती होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब भी इस 3 का इंटू भी पूरे ब्रैकेट से होगा, √3 का भी पूरे ब्रैकेट से होगा। पहले क्वेश्चन में जितने स्लो चले उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, समझ में तो आएगा हमारे लिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तो वीडियो के फॉर्म में आपके पास है। 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए आप। देखिए 3 का इंटू करेंगे आप इससे, तो 3, इस 3 को मैंने लिखा और इसके सामने ये पूरा ब्रैकेट लिखा, तो पूरा ब्रैकेट लिखेंगे 3 माइनस √3। अब हम क्या लिखेंगे, √3। अब क्या लिखेंगे, √3, ये वाला √3, और इसके सामने भी पूरा ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि इससे भी तो इंटू करना है हमें, इस सभी का। हमने क्या किया है, इस 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से करना है, तो 3 के सामने हमने पूरे ब्रैकेट रखा, और इस √3 से भी पूरे का इंटू करना है, तो इस √3 के सामने ये पूरा ब्रैकेट रखा, और इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि कोई साइन नहीं लगाया इसका मतलब भी क्या होता है, इंटू होता है। कोई साइन नहीं लगाया इसका मतलब भी क्या होता है, इंटू होता है। क्या मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ इंटू करके, इंटू करना तो हमें आता है, रूट वाले नंबर से इंटू करना, बिना रूट वाले नंबर से इंटू करना तो अभी हमने सीखा है, 3 3 कितना होगा 9, 3 3 कितना होगा 9, माइनस 3 का √3 से करोगे तो क्या 3 √3 ऐसे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, अभी सीखा है। प्लस 3 का √3 से होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 √3, क्या आ जाएगा 3 √3, प्लस का माइनस से होगा, साइन का भी तो इंटू हो ही रहा है ना, यहाँ भी किया था प्लस ही होता है, प्लस माइनस होता है। √3 का √3 से करोगे, सेम नंबर है रूट वाले तो रूट हट जाएगा, मुझे बताओ 9 के आगे कोई साइन नहीं लगा है, प्लस लगा है, 9 के आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब क्या लगा है, प्लस लगा है, तो 9 प्लस का है, माइनस का 3 है। अरे प्लस का 9 है और माइनस का क्या है, 3 है। आप ये समझो 9 रुपये हैं, प्लस के मतलब घर में रखे हैं, 3 रुपये माइनस के हैं मतलब उधार ले रखे हैं। घर पे जो 9 रुपये रखे हैं उनमें से 3 लौटा देंगे, उसमें से 3 रुपये लौटा देंगे, कितने बचेंगे, 6 कहाँ बचेंगे, घर पर, 6 कहाँ बचेंगे, घर पर बचेंगे, इससे मतलब है प्लस का, घर पर बचेंगे, इसका मतलब क्या है, प्लस का, लेकिन आगे प्लस लिखते नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई है क्या, तो कितना बचेगा 6। अब ऐसे देखिए, इस √3 के आगे क्या लिखा हुआ है, 3, इस √3 के आगे भी क्या लगा हुआ है, 3, लेकिन इस √3 के आगे है -3 और इस √3 के आगे है +3। आप तो इस √3 को एक ऑरेंज समझिए, आप इस √3 को क्या समझिए, ऑरेंज। तो मुझे बताओ, माइनस के 3 ऑरेंज हैं, और माइनस का मतलब समझिए उधार ले रखा है, माइनस का सीधा सा मतलब उधार ले रखा है, प्लस का सीधा सा मतलब घर में रखा है, प्लस का सीधा सा मतलब है घर में रखा है, और माइनस का सीधा सा मतलब क्या, उधार ले रखा है। ये 3 ऑरेंज हैं उधारी के, हमने किसी से मांग रखे थे, हमें भैया ऑरेंज दे दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का, आ जाएंगे तो लौटा देंगे। तो ये 3 ऑरेंज कैसे हैं, उधारी के। अच्छा ये 3 ऑरेंज हमारे घर में रखे हैं, अच्छा उधार ले रखे हैं 3 ऑरेंज, और 3 ही ऑरेंज घर में है, तो घर के लौटा देंगे, बचेगा क्या, 0, तो माइनस के 3 √3 से प्लस का 3 √3 कट जाएगा। आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और ये 9 में से 3 गया तो ये तो हमारा 6 बचाइए, और यही हमारा क्या है, आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। देखो कई सारे मेरे भाई बहन ये कह रहे होंगे कि इसको तो हम ऐसे करेंगे क्योंकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसी ब्रैकेट को 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, और इसको फिर उसी तरह से करो कि √5 का इंटू पूरे ब्रैकेट से करना है, √2 का इंटू पूरे ब्रैकेट से करना है, जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर आएगा। मैं बोलूँगा वेरी गुड, आपको वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस तरह से करोगे आंसर आएगा, लेकिन ये तरीका तो मैं आपको समझा चुका हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन हमने इसी तरह से किए हैं। तो अगर आपको इस तरीके से आ रहा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तरीके और भी होते हैं। देखिए आइडेंटिटी है एक,
एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिटी पर एक वीडियो डेडिकेटेड कर दिया जाएगा। अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो हम जरूर एक और वीडियो बनाएंगे जो केवल आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि आइडेंटिटी कैसे बनी है, इनके एग्जाम्पल किस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं, सब बातें उनमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल में समझिए कि ये एक आइडेंटिटी होती है। आप इसे फॉर्मूला कहिए, फॉर्मूला कहना हालांकि ठीक नहीं होता है, आइडेंटिटी ज़्यादा सही है कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आइडेंटिटी एक माइनस में होती है। 8th क्लास में आपने पढ़ी होंगी इन्हें, 8th क्लास में तो आपने इन्हें पढ़ा ही होगा, प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस फॉर्म में कोई है, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कई सारी आइडेंटिटी होती हैं, अभी जिनका यूज़ होने वाला है वो मैंने आपके सामने लिख ली है, वो मैंने आपके सामने लिख ली है। हमारे सामने जो हमें क्वेश्चन दिख रहा है वो इस फॉर्म वाला दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a और b की जगह, a की जगह √5 है और b की जगह √2 है और इन दोनों का स्क्वायर है, तो इस वाली फॉर्म का है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अच्छा, इस फॉर्म में तो है ही, इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा हमारा √5 और √5 का क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 2ab, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 2ab, तो मैंने प्लस लिखा 2 लिखा और a की जगह क्या है √5, a की जगह क्या है हमारा √5। फिर क्या लिखा हुआ है b, फिर क्या लिखा हुआ है b और b की जगह क्या है √2। इनके बीच में कुछ नहीं है, 2ab के बीच में, मतलब इंटू का साइन है। नहीं तो बोले इंटू का साइन कहाँ है, यहाँ तो लिखा ही नहीं था, यहाँ तो लिखा ही नहीं था, इंटू का साइन कहाँ से आ गया, तो ये नहीं सोचना। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है हमारे पास √2, b की जगह क्या है √2। क्या हमने ये लिख लिया, क्या हमने ये लिख लिया है। देखिए आगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या √5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि √5 का इंटू √5 से करेंगे, अरे बोलो हाँ या ना, √5 के स्क्वायर का मतलब ये है। और सेम नंबर का इंटू करेंगे, केवल 5 रह जाएगा, रूट हट जाएगा, पढ़ रखा है हमने। मुझे बताओ, इस √5 का स्क्वायर करेंगे केवल 5 आएगा, केवल क्या आएगा 5। मुझे बताओ 2 तो 2 ही आएगा, क्योंकि रूट वाले का बिना रूट वाले से इंटू करते हैं तो वो से तो सेम ही लिखना पड़ता है, तो बिना रूट वाला तो केवल 2 है। रूट वाले दोनों नंबरों का आपस में इंटू करते हैं, आपस में इंटू करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो 5 2 जा कितना हो जाता है 10, लेकिन रूट में ही रहता है, हमें पता है। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। क्या इससे ज़्यादा ये और सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए 5 रुपये भी पॉकेट में रखें, अरे घर पे रखें, प्लस वाले हैं, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ नहीं लगाया तो क्या है प्लस है। 2 भी हमारा क्या है प्लस का है, 2 भी हमारा किसका है प्लस का है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 7, प्लस कितना है 2√10, प्लस कितना है 2√10, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। इसे आप कर लीजिएगा। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, थर्ड वाली आइडेंटिटी अभी जो मैंने लिखी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा इसे भी वैसे कर सकते हैं क्या कि √5 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से करें, माइनस √2 का पूरे से करें, फिर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आंसर हमारा एक्यूरेट सही आने वाला है। क्या मैं, अगर मुझे वो तरीका आता है मेन आइडेंटिटी को ना सीखूं, आप पूछ सकते हैं मेन आइडेंटिटी को याद क्यों करूं जब मुझे वही तरीका आता है, तो ना मुन्ना ना, इन क्वेश्चंस में उनकी हेल्प से कर सकते हो। लेकिन आने वाले हमारे चैप्टर्स में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं वो केवल इन्हीं से होंगे, वहाँ पर आपका ये मेथड काम करने वाला नहीं है। इस कारण से इन आइडेंटिटी का यूज़ करना तो हमें आना ही चाहिए। एक्चुअल में आइडेंटिटी हमारे क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए आते हैं। जब आइडेंटिटी का यूज़ आप करने लगेंगे या आपने 8th क्लास में अच्छे से कर रखे होंगे तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि आइडेंटिटी हमारी क्या मदद करने ही आती हैं और इनसे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। ये आइडेंटिटी आपको बताई है मैंने, ये आइडेंटिटी बताई। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे। ये कौन सी फॉर्म में दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है। कैसे, यहाँ पर एक √5 प्लस √2, √5 √2 यहाँ है, √5 √2 यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, मतलब सेम लग रहा है। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ भी एक प्लस का एक माइनस का। उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि यहाँ आगे प्लस वाला लिखा है पीछे माइनस वाला लिखा है, और यहाँ आगे माइनस का लिखा है पीछे प्लस वाला लिखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना, अगर इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है तो इसमें लिख पाएंगे। तो इस फॉर्म में क्या है a स्क्वायर, और a की जगह हमारे पास क्या है √5, a की जगह क्या है √5, मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या है √2, b की जगह क्या है √2, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। क्या जानते हैं √5 का स्क्वायर 5 होगा, √5 का स्क्वायर
5 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। Recall pi is defined as the ratio of the circumference of circle to its diameter, that pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? मैं आपको समझा दूं एक्चुअल में होता क्या है। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा है, तो वो हमारा कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो पाई होती है, ये जो पाई होती है, अभी एक क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, मतलब वो ना तो रिपीट कर रहा है, ना ही वो रुक रहा है, ना ही वो रिपीट कर रहा है और ना ही वो रुक रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात ठीक है। पाई अगर इरेशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी पाई को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तभी तो वो इरेशनल होगा, तभी तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ये पाई है क्या, ये जो पाई है क्या, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पाई एक्चुअल में कोई भी सर्कल हुआ, सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है ना, इसे आप सरकमफेरेंस कहते हो। क्या कहते हो, सरकमफेरेंस कहते हो। और पाई के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की इस दूरी को रेडियस कहते हो, इस दूरी को क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। और दो रेडियस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के ये जो दो रेडियस से मिलकर जो बनता है उसे हम डायमीटर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे सुनिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकमफेरेंस कहाँ होगी, ऊपर, और डायमीटर कहाँ होगा, यहाँ। मैं तो आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि ये जो हमारा जो पाई है वो कैसे बना है, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और डायमीटर को जब हम इस तरह से लिखते हैं, सरकमफेरेंस और डायमीटर को इस तरह से लिखते हैं, तो वही एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, c अपॉन डी। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, c अपॉन डी। क्वेश्चन ने ये कहा है कि पाई क्या है, c अपॉन डी है, और पाई इरेशनल भी है, लेकिन c अपॉन डी तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है, c अपॉन डी तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है। अगर c अपॉन डी p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है तो ये रेशनल हुआ, तो ये क्या हुआ, रेशनल हुआ। अगर ये रेशनल हुआ तो पाई भी तो रेशनल ही होगा, पाई भी तो क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन बोल रहे हैं कि पाई तो इरेशनल है, पाई तो इरेशनल है। तो क्या आपको ये विरोधाभास नहीं लग रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, लेकिन c अपॉन डी तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, c अपॉन डी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रखा है। फिर आप इस बात को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हमसे ये पूछा हुआ है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने इसे इरेशनल नंबर क्यों कहा था, मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ। तो आप सभी का जवाब होगा कि सर, मैं आपसे पूछूंगा कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो है, मैं आपसे पूछूंगा कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो है, 1/√2 है तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आपका उस समय जवाब ये होगा कि सर केवल p अपॉन क्यू की फॉर्म सफिशिएंट नहीं है, p अपॉन क्यू की फॉर्म सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर ये भी जरूरी है कि p का इंटीजर होना जरूरी है और q का भी इंटीजर होना जरूरी है। इसका मतलब और आसान भाषा में हम कहें तो ये है कि p और q दोनों में से कोई भी रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर हो भी तो वो किसी न किसी तरह से बाहर निकल पाए, लेकिन रूट टू सॉल्व होकर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भले p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा था, लेकिन इनमें ऊपर या नीचे कहीं पर भी इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर से है जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। इरेशनल नंबर से मतलब ऐसा कोई नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर वो p की जगह आ जाएगा या q की जगह आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। इरेशनल कहा था, अपॉन में लिखा होने के बाद भी इरेशनल कहा था। और रीजन क्या था कि ये नीचे हमारा क्या था, इरेशनल था। p या q की जगह इंटीजर होना चाहिए था, तो ही हम उसे क्या कहते हैं, कहाँ गया अरे,
तो ही हम उसे क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं, अदरवाइज हम उसे क्या कहते हैं, इरेशनल ही कहते हैं। तो इसका मतलब हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि ये जो पाई इक्वल टू सी अपॉन डी दिख रहा है, तो हो सकता है सी की जगह कोई इरेशनल नंबर हो, कोई रूट में बैठा हो सकता है डी की जगह कोई बैठा हो। ऐसा तो होना ही पड़ेगा, अगर पाई इरेशनल है तो या तो सी हमारा कोई इंटीजर नहीं होगा, डी हमारा कोई इंटीजर नहीं होगा। हो सकता है सी की जगह कोई हमारा रूट में बैठा हो, या हो सकता है डी की जगह हमारा कोई रूट में बैठा हो, तभी तो ये है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि सी और डी हमारे कोई ना कोई रूट में होंगे, मतलब इरेशनल नंबर होंगे, इस वजह से ये हमें लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, इसके लिए समझाने के लिए लिख सकते हैं हम व्हेन यू मेजर अ लेंथ, जब आप कोई लंबाई नापते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्या हो रहा है, with the help of scale you always get a approximate rational value, पूरा समझा रहा हूँ क्या है, approximate rational value, so you may not realize that either C or D is इरेशनल। पूरा मतलब समझा रहा हूँ आपको क्या है। वैसे मैंने जो आपको समझाया है ना वो ही है, इसका मतलब थोड़ा लिख दिया है। देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जब आप मापते हैं कोई भी किसी भी लंबाई को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, किसी स्केल की हेल्प से जब कोई आप लंबाई नापते हैं तो यू ऑलवेज गेट अ अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। तो एक आप अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू ले लेते हो। आप इस बात को समझो, जैसे एक कोई स्केल है, ये कोई स्केल है, इस पर 0 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 इंच दे रखे हैं या सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा है। आप इस बात को समझिए, अगर आपको मानकर चलिए इस मार्कर का क्या करना है, लेंथ मेज़र करनी है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो मुझे बताओ इस पर हम जो भी नंबर मानेंगे, हम इस पर जो भी नंबर मानने वाले हैं वो किसी न किसी नंबर को जो भी हम लिखें, या 3/2 लिखें, 1.5 लिखें, 5.5 लिखें, 5.6 लिखें, ये जितने भी हम नंबर लेने वाले हैं वो हम रेशनल नंबर लेने वाले होते हैं। हम क्या लेने वाले होते हैं, रेशनल नंबर लेने वाले होते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, हमने क्या इंट्रोडक्शन में ये नहीं सीखा या बीती एक्सरसाइज में हमने ये नहीं सीखा है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है इस मार्कर की लेंथ एग्जैक्ट किसी रेशनल नंबर हो ही ना, एग्जैक्ट रेशनल वैल्यू ना हो, एक्चुअल में ये किसी इरेशनल नंबर के इक्वल ही इसकी लेंथ हो, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस होने की वजह से हम हमेशा यू ऑलवेज गेट अ अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, इसलिए हम हमेशा अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू ले लेते हैं। हो सकता है एग्जैक्ट रेशनल वैल्यू यहाँ होती हो, लेकिन हमारा मार्कर बहुत माइनर सा इससे छोटा हो या माइनर सा बड़ा हो, लेकिन हम तो एग्जैक्ट इतनी ही मान लेंगे क्योंकि हमें रेशनल वैल्यू ही समझ में आएंगी। इस कारण से हम हमेशा क्या नंबर ले लेते हैं, रेशनल वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या लिखा है, सो यू मे नॉट रियलाइज, तो आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि दैट आइदर लिखाइए कि या तो सी, ये जो C/D लिखा था ना, या तो सी, आइदर सी और डी इज रेशनल, या तो सी रेशनल होगा, मतलब या तो ऊपर वाला सी हमारा रूट में बैठा होगा, जो सरकमफेरेंस होगी उसका सी या तो हमारा रूट में बैठा होगा या उसका डायामीटर बैठा होगा, या तो उसका क्या बैठा होगा, डायामीटर। तभी ये संभव है
तभी ये संभव है कि या तो सी ऊपर बैठा हो, सी हमारा बैठा होगा रूट में, या डी बैठा होगा, तभी ये संभव है कि पाई हमारा इरेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन यही था, एक्चुअल में इसमें ये लाइन ही लिखना था, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। रीज़न समझिए, 2 बड़े रीज़न है। पहली बात तो ये है कि परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी बात, इसे बोर्ड पर करवाना थोड़ा सा परेशानी भरा होगा। हम इस क्वेश्चंस के लिए कॉपी पेपर की हेल्प से कर लेंगे। अगर आपका वीडियो में कमेंट आता है तो ज़रूर मैं इस क्वेश्चंस को आपको कॉपी पेन की हेल्प से अलग से वीडियो जो केवल इस क्वेश्चन पर डेडिकेटेड होगी। फिलहाल में यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। याद करिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन पर आपसे कहा था, कहाँ गया, मैंने आपसे इस क्वेश्चन पर ये कहा था कि इस क्वेश्चन का मैंने कुछ सॉल्यूशन करवाया था और बोला था कि आपको ये समझा नहीं रहा हूँ और नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने कैसे किया था वो ही समझाने वाला हूँ। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने इन्हें अच्छे से समझा, इन क्वेश्चन को अच्छे से समझा, तो अब आपको समझ में आने वाला है कि उस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन क्या किया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने क्या किया था। अब आप देखते जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं आपको आसान भाषा में बोलूं तो ये है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। वो ये बोल रहे हैं, आसान भाषा में समझो तो ये है कि नीचे वाले का रूट हटा दो किसी भी तरह से, नीचे वाले का रूट हटा दो किसी भी तरह से। तो आप बोलेंगे सर कितना सिंपल है, √7 का रूट हटा दो तो ये 1/7 लिख दो, आंसर हो गया। ना मुन्ना ना, मैथ्स में हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पर कोई फर्क पड़ जाए, तो सुनिए, हमें क्या करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी करेंगे बेहद आसान है। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे वाले नंबर का रूट हटाना ही रेशनलाइज कहलाता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा है, इसका मतलब सीधी आसान भाषा में ये है कि नीचे वाले नंबर का किसी भी तरह से हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे नंबर होगा उसी का ऊपर और उसी का नीचे इंटू करना, दैट्स इट। माफ़ कीजिएगा, √2 लिख दिया मैंने। जिस नंबर का हमें हटाना है उसी नंबर का ऊपर और उसी नंबर का इंटू नीचे हमें करना होता है। √7 का 1 से होगा तो √7 ही रहेगा, √7 का √7 से होगा तो हम सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्यों? क्योंकि उसका रूट हट गया है। क्या वहाँ पर यही क्वेश्चन था, 1/√2? ये अपने मन से ले रहा हूँ। वहाँ पर यही क्वेश्चन था और हमने क्या किया था कि √2 का ही ऊपर किया था, √2 का ही नीचे किया था। एक्चुअल में रेशनलाइज हमने कर लिया था, वहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कहाँ तक हो पा रहा होता है वहाँ तक हम करते हैं, इसलिए मैंने उसे कर दिया था। आप उसे सीधे भी बोल सकते थे कि ये एक रेशनल नंबर है, इट इज़ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर √2 का 1 से करोगे तो √2 हो जाएगा और √2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। बेहद आसान है। क्या सर वास्तव में इतना ही रेशनलाइज इतना ही आसान होता है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कुछ क्वेश्चन आप अपने मन से ले सकते हैं, 1/√5, 1/√6, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिन्हें आप सॉल्व करके देखिए कि किस तरह से हमें करना है। ये समझ में आ गया है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये क्वेश्चन तो ये भी वही है, बस इसका टाइप चेंज हो गया है वहाँ पर, और इसमें अंतर क्या है, उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पर केवल एक नंबर था, वहाँ पर केवल क्या था, केवल इतना ही था, लेकिन यहाँ पर माइनस में कुछ नंबर जोड़ा हुआ है। थोड़े से रूल्स भी बदलेंगे, थोड़ा सा हमारा रूल भी चेंज होगा। करना क्या है वो देखिए। वहाँ पर अगर केवल सिंगल नंबर है, 1/√5 लिखा है तो केवल √5 का इंटू ऊपर और √5 का इंटू नीचे। केवल 1/√6 लिखा है तो √6 का इंटू ऊपर, √6 का नीचे। लेकिन ऐसे केस में हमें क्या करना है वो सुनिए। पहले तो क्वेश्चन लिखना ही है, पहले तो क्वेश्चन हमें सेम का सेम लिखना ही है। अब सुनिए, जो भी क्वेश्चन होगा उसी का ऊपर उसी का नीचे यहाँ भी करना है, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या होगा देखिए, ये जो नीचे है ना उस पूरे का ऊपर इंटू करना है हमें √7 और √6, और उसी का नीचे करना है √7 और √6। लेकिन अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ आएगा ये प्लस में और ये भी आएगा प्लस में। ये दोनों ब्रैकेट तो हमेशा सेम होने वाले हैं, ये दोनों तो हमेशा हमारे सेम होने वाले हैं। अगर यहाँ माइनस में है तो दोनों को प्लस कर दो, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को माइनस कर दो। अगर केवल सिंगल वाला नंबर है तो उसी का ऊपर उसी का नीचे, साइन का कोई झमेला ही नहीं है, लेकिन साइन वाला आता है तो हमें उसी का ऊपर और उसी का नीचे करना होता है, देखिए 1 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से होगा ऊपर वाले से, तो ये सेम ही रहेगा, तो ये हमारा सेम ही
रहेगा। लेकिन देखिए अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी को देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। सर ये आइडेंटिटी कब आ जाती है? पूछती तो नहीं है कि मे आई कम इन। हम तो पूछते हैं क्लास में जाते हैं जब पूछते हैं टीचर से कि मे आई कम इन सर, लेकिन ये तो पूछती नहीं, कभी भी आ जाती है। तो सुनिए क्या है, देखिए अगर इस फॉर्म में लिखा है कि तो बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा है। देखिए एक प्लस में ब्रैकेट है, एक माइनस में ब्रैकेट है, एक प्लस में ब्रैकेट है, एक माइनस में ब्रैकेट है। इस बात से कभी मत समझिएगा कि आगे प्लस का यहाँ लिखा है, यहाँ पीछे प्लस का लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा है, अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा है, इन दोनों ब्रैकेट का इंटू हो रहा है, यहाँ भी इन दोनों ब्रैकेट का इंटू हो रहा है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अगर कोई इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इस फॉर्म में क्या लिखा है? ए स्क्वायर। इस फॉर्म में क्या लिखा है? ए स्क्वायर। एक ही जगह पर यहाँ क्या है तो आप बोलेंगे √7 का स्क्वायर। एक ही जगह क्या है? √7 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? माइनस। क्या लिखा हुआ है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर क्या लिखा है? बी स्क्वायर। क्या लिखा है? बी स्क्वायर। तो बी की जगह क्या आ जाएगा? √6। बी की जगह क्या आ जाएगा? √6। और इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। क्या हो गया है? क्या? हाँ पूरी फॉर्म हो गई है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? √7 प्लस √6। अच्छा √7 का स्क्वायर करेंगे केवल 7 आएगा। √7 का स्क्वायर करेंगे केवल क्या आएगा? 7 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे केवल क्या आएगा? 6। केवल क्या आएगा? 6। 7 में से 6 जाए ऊपर √7 प्लस √6 ही आएगा। अच्छा 7 में से 6 जाएगा, नीचे 1 बचेगा। और नीचे वाला 1 नहीं लिखते, नीचे वाला 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? क्या हमें समझ में आ गया? और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये आएगा समझ में, ये आएगा समझ में जरूर आएगा आपके लिए। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को बहुत डीप में समझ लिया, नहीं आया समझ में, एक बार और देखिए वीडियो को, आएगा जरूर आएगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। अगर खुद के हाथ से पेन और पेपर से अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपका कोई मतलब नहीं है क्लास में रहने का। वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, किसी और चैनल पर जा सकते हैं। और अगर टाइम पास ही करना है तो सॉन्ग सुनिए, कॉमेडी देखिए, कुछ मूवी देखिए। लेकिन अगर यहाँ रहना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए क्या 1/, क्या लिखा हुआ है? √5 माइनस क्या लगा हुआ है? √2। जानते हैं सेम टू सेम ऊपर करना है साइन चेंज करके। सेम टू सेम ऊपर करना है लेकिन साइन चेंज करके। सेम टू सेम नीचे करना है लेकिन साइन चेंज करके। साइन चेंज कर दिया। बोलो हाँ या ना? क्या ये ब्रैकेट सेम रहेगा? क्या ये ब्रैकेट सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अब मैं ये आइडेंटिटी को फिर से लिख नहीं रहा हूँ साइड में, आप सेंस करके लिख सकते हैं, वो तो ठीक है, सेंस करके आइडेंटिटी दिखा सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं सीधे कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी लगी है माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या आएगा? √2। बी की जगह क्या आ जाएगा? √2 और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी है जो कि पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। तो मुझे बताइए क्या है? √5 प्लस √2। √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे केवल 5 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 आएगा। बोलो हाँ या ना? 5 में से 2 जाएगा, इस बार क्या बचेगा? 3। 5 में से 2 जाएगा, केवल क्या बचेगा इस बार? देखिए √5 प्लस √2। 5 में से 2 जाएगा, केवल क्या बचेगा? 3। अच्छा नीचे 1 होता तो उसे नहीं लिखते लेकिन 3 को तो लिखेंगे। 1 होता तो उसे नहीं लिखते लेकिन 3 को तो लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन आपको करना है डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं अच्छा केवल आंसर लिख देता हूँ, मैं केवल इसका आंसर लिख देता हूँ। एक्चुअल में आंसर क्या होता है मैं आपको बताऊँ, केवल कभी आंसर निकालने की जरूरत पड़ जाए तो वो ट्रिक सीख लीजिए। देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए पूरा सॉल्व करना है, लेकिन अगर केवल आंसर लिखने आ जाए तो देखिए क्या करना है, सेम टू सेम। केवल आंसर बता रहा हूँ, जो 1 नंबर का क्वेश्चन करेगा अगर सॉल्व करने के लिए पूरा करना पड़ेगा। सेम टू सेम ऊपर लिखना है साइन चेंज करके। तो हमने लिखा क्या? √7 प्लस √2, क्योंकि साइन चेंज करके लिखना है। नीचे लिखना उनके स्क्वायर का डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब कि √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और यही इसका आंसर आएगा। पूरा सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।